नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश की 4 बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ने की वजह है ठाकरे ब्रदर्स। 20 साल की राजनीतिक दूरी खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस एक साथ आ गई है। दूसरी बड़ी खबर होगी लखनऊ से, जहां ब्राह्मण विधायकों और नेताओं के जमावड़े ने अचानक प्रदेश की सियासत में नया सवाल खड़ा कर दिया है। लखनऊ में हुई इस मीटिंग के अब मायने तलाशे जाने लगे हैं। बताएंगे आपको उस खबर को विस्तार से। तीसरी खबर होगी जम्मू कश्मीर के सांबा से, जहां एक जेसीओ की अचानक गोली लगने से मारे जाने की खबर आई, जिसने से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर को भी जानेंगे। ग्राउंड जीरो भी आपको लिए चलेंगे। चौथी और आखिरी खबर है इसरो से जुड़ी हुई, जिसने एक बार फिर दुनिया में अपनी धाक जमाई है और ऐतिहासिक लॉन्चिंग में सफलता हासिल की है। कैसे दुनिया भर में इसरो की इस कामयाबी की बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन हो गया और 20 साल बाद दोनों की पार्टी में गठबंधन हुआ है। 19 नगर निगम चुनाव लड़ने का ऐलान साथ में किया गया है। 20 साल बाद दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक साथ आ रहे हैं। आज दोनों भाइयों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। गठबंधन को लेकर उद्धव ने कहा कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो फिर बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। इससे पहले दोनों नेताओं ने शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब ठाकरे के स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पिछले 5 महीने में दूसरा मौका है जब ठाकरे भाइयों ने मंच साझा किया हो। इसी साल जुलाई में मुंबई के वर्ली डोम में मराठा एकता रैली में उद्धव और राज ठाकरे एक साथ नजर आए थे। इससे पहले 2008 में बाला साहब ठाकरे की रैली में एक साथ दिखे थे। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में अगले साल जनवरी में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए दोनों पार्टियों ने, दोनों भाइयों ने अब गठबंधन कर लिया है। बहुत ही बड़ा दिन है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और जो भी इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बड़ा दिन है। जब बीजेपी हारने की बात होती है, बीजेपी हारने वाली होती है, तब यही बात शुरू करते हैं धर्म के बारे में, जात के बारे में, भाषा के बारे में। खुद ने काम क्या किया है देश में, ये दिखाओ। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। न्यूज रूम से इस खबर पर हमारी सहयोगी किरण हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। किरण, सबसे पहले इस गठबंधन के बारे में जरा विस्तार से बताएं, जो टाई अप दोनों भाइयों के बीच हुआ है। और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। 29 जो सीटें हैं उस पर ये चुनाव होंगे, जिसके लिए दोनों भाई साथ आए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। जनवरी में ये चुनाव होना है और उसके बाद जो है 16 जनवरी को रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। वैसे में बीएमसी जो है हर किसी के लिए साख का सवाल है, इसलिए इसको जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर से साथ आ गए हैं, यानी कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती अन्य पार्टियों के लिए बनेंगे, खासतौर से बीजेपी के लिए बनेंगे, लेकिन इन सब का फायदा क्या कुछ ठाकरे ब्रदर्स को होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखने वाली बात। क्योंकि जब ये अलग हुए थे 20 साल पहले 2005 में, उस वक्त जो मराठी मानुष थे वो, यानी कि मराठी जो वोटर्स थे वो बढ़ गए थे, लेकिन अब उनका एकजुट होना यहां पर संभव जो है वो दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के देखिए बीजेपी की तरफ से पूरी बयानबाजी जो है वो की गई है, इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन इन सबके बीच में बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि इन दोनों का आना एक साथ में किस किस के लिए बड़ी चुनौती होगा। और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि उद्धव ठाकरे ने देखिए स्पीच में क्या कुछ कहा, वो भी हम जो है अपने दर्शकों को बता देते हैं विवेक, कि बटेंगे तो हम सब बिखर जाएंगे। देखिए, आपको याद होगा महाराष्ट्र का जब चुनाव था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे इसको लेकर के नाराजगी जाहिर की थी। शब्दों में हेरफेर जरूर किया गया है, लेकिन अर्थ और मतलब जो है वही निकलता है। और उसी को राज ठाकरे ने यहां पर रखा कि अगर हम बट गए तो हम बिखर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें जो है एकजुट होकर के, और इस बार कोई चूक नहीं करनी है, इस बार हमें ठाकरे
जो पार्टी है, ब्रदर्स है, उनको लेकर के जो है आना है। उद्धव ठाकरे ने देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें की है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे आपसी किसी तरह का जो विवाद है वो था, यहां पर लड़ाई थी हम दोनों के बीच में, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो बहुत बड़ा है। मुंबई हमारे लिए किसी भी पार्टी या किसी भी दल से बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर करते हुए उन्होंने कहा है कि जो कुछ होगा और प्रायोरिटी अगर किसी को दी जाएगी तो वो मराठी मानुष को, और इस बात का भी देखिए ऐलान कर दिया गया कि अगर मेयर कोई बनेगा तो वो मराठी समुदाय से होगा। तो ये एक जो तुरुप का इक्का है वो यहां पर खेलने की पूरी तैयारी जो है वो दोनों ब्रदर्स की तरफ से कर ली गई है। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं विवेक, हम देख भी रहे थे पहले से ही इसकी एक सुगबुगाहट जो है वो महाराष्ट्र से जो है वो निकल कर आ ही रही थी, क्योंकि बातों का दौर, मुलाकातों का दौर धीरे धीरे होकर के वो बढ़ने लगा भी था। अब इन सबके बीच में खास तौर से 4 पॉइंट्स है जो ये एक साथ चुनाव लड़े जाएंगे, इसके मायने क्या निकलते हैं। तो 4 पॉइंट्स में सबसे पहले मराठी वोटों का जो एकीकरण है वो यहां पर होगा, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मुंबई में अगर हम बात कर ले तो गुजराती और उत्तर भारतीय वोटों में पकड़ बनाई है बीजेपी ने मुंबई में रहते हुए, और ऐसे में ठाकरे भाइयों का जो साथ आना है वो बीजेपी के लिए एक सीधी सियासी चुनौती यहां पर है। खास करके अगर हम मध्य मुंबई और मराठी बहुल इलाकों की अगर हम बात कर ले, देखिए मराठी जो है वो बीजेपी से नाराज भी दिखाई दे रहे थे, और ये हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान में जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना था, नहीं बनाना था, इन सबको लेके मराठी मानुस उसमें जो वोट बैंक है कहीं छिटक ना जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब जबरदस्त जीत हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो है वो उतार भी दिया गया। अब शिंदे गुट का भी जो दबाव है उन पे भी जो है वो बढ़ जाएगा। असली नकली का जो खेल है एक बार फिर से आ जाएगा अगर ठाकरे ब्रदर्स जो है एक साथ आ गए हैं। ठाकरे भाइयों की एकजुटता से देखें, शिंदे गुट की एक वैधता पर सवाल उठने लग जाएगा, और कैडर में एक असमंजस की स्थिति जो है विवेक वो यहां पर बन जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं किरण यहां पर रखना चाह रहा था, मैं 2024 के आंकड़े देख रहा था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के। शिवसेना यूबीडी को लगभग 10% वोट शेयर मिला और एमएनएस को 2 से 3% वोट शेयर मिला अनुमानित, क्योंकि ये काफी कम रहा था, स्पष्ट वोट शेयर के आंकड़े भी नहीं हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि शिवसेना ने 95 सीटों पर लड़कर 20 सीटें जीती और एमएनएस ने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे लेकिन जीत नहीं मिली। तो क्या ये मानकर चला है महाराष्ट्र चुनाव और बीएमसी या फिर नगर निगम के चुनाव अलग हैं, वहां पर ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा दोनों भाइयों के साथ आने का, क्योंकि साथ आने से भी महाराष्ट्र के चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ नहीं था। नहीं बिल्कुल, देखिए लेकिन विधानसभा का चुनाव और ये मैंने माफ कीजिएगा जो म्युनिसिपल ये चुनाव है वो दोनों के मुद्दे बहुत अलग अलग होते हैं। इन पर जब चुनाव लड़ा जाता है तो अलग ही जो मुद्दे होते हैं उसको यहाँ पर खास तौर से उठाया जाता है, और यही वजह है कि उसमें उतना फर्क नहीं पड़ा, उसमें उतना बेनिफिट, इतना फायदा जो है वो नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं कि मुद्दे अलग अलग होते हैं इसलिए इंपैक्ट भी अलग अलग दिखेगा। लोकल इलेक्शंस में इंपैक्टफुल हो सकता है दोनों भाइयों का साथ आना। चलिए इस बात पर नजर आएगी हमारी। बहुत शुक्रिया किरण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब तैयार हो रहा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शाम को कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक की पत्नी के जन्मदिन पर ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया, जो अब प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा किया गया कि इसमें यूपी के 52 ब्राह्मण नेता शामिल हुए। विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। बीजेपी विधायकों के साथ ही इसमें आयोजन में अन्य दलों के विधायक भी पहुंचे हुए थे, ये भी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ब्राह्मण भोज की तस्वीर। हमारे साथ अनुज जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता लाइव, सीधे उनके पास चलेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश। अनुज, ये बड़ी दिलचस्प खबर है, ब्राह्मण भोज, और इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, लगभग 14-15 महीने का वक्त है। उससे पहले ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग, जिसमें कह रहे हैं दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायक भी शामिल हुए। क्या एजेंडा रहा होगा? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले सत्र में भी देखा होगा कि आपने जो क्षत्रिय विधायक थे वो एक साथ उन्होंने कुटुंब की बैठक करी थी, और आज जिस तरह से कल जो बैठक हुई बंद कमरों में करीब माना जा रहा है कि 50 के आसपास विधायक और एमएलसी की बैठक हुई थी, जो कि ब्राह्मण कुटुंब के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बैठक को और सियासत के तौर पर बहुत तेजी से एक कॉरिडोर पर एक हलचल तेज होगी कि आखिर ये बैठक किन कारणों से हो रही है। बताया जा रहा है कि 2027 का जो चुनाव है, जिस बैठक में वो रणनीति तय की गई थी कि आखिर किसको कितनी
जिम्मेदारी दी जाएगी, ब्राह्मण की भूमिका क्या होगी और कास्ट पॉलिटिक्स क्या होगा। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो उसको सियासत भी जोरों पर है, जहां की विपक्ष के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पहले राजपूतों की विधायकों की बैठक हुई, फिर उसके बाद ब्राह्मणों की बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं सरकार में वो नाराज चल रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। पर सत्ता पक्ष के जो लोगों से मेरी बात हुई, जिसमें कि उमेश द्विवेदी जो कि MLC हैं, दूसरे रमेश मिश्रा हैं जो कि विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस हम लोग एजेंडे पे बात कर रहे थे कैसे ब्राह्मणों को आगे किया जाए, कैसे उनका और से और ज़्यादा मतलब जो समस्या है उसका निस्तारण किया जाए। नाराजगी किसी चीज़ की नहीं, रणनीति 2027 की थी, बेवजह का सियासी तापमान को बढ़ाया जा रहा। पर जिस तरह से बैठक हुई है उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पे अब एक सरगर्मी देखने को मिल रही है और कॉरिडोर में इस बैठक को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि क्या ब्राह्मण कहीं नाराज है या बीजेपी में जिस तरह से संगठन में पंकज चौधरी जो कि OBC से आते हैं, कुर्मी से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ब्राह्मण का दबदबा है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की जो बातें हैं, हलचल है वो ब्रजेश पाठक वैसे भी कैबिनेट में है। और जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल उसी चीज को लेकर आंकड़ों की बात हो रही है कि ब्रजेश पाठक पास आज वो उतनी पावर नहीं दी गई है, या उतना उनको जितनी पावर दी जानी थी वो पावर उनको कॉरिडोर की ओर से नहीं दे रहे, उनको कहीं ना कहीं सीमित कर रखा है। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसे सियासत में चर्चाएं हो रही है। पर जो ये बैठक थी उनका साफ तौर पर कहना था यह सहभोज बैठक थी, जिसमें कि वाइफ का जन्मदिन था। मतलब इस तरह की शिष्टाचार मुलाकातें होती हैं और जो राजपूतों की बैठक हुई एक ऐसी क्लब बैठकें होती हैं। पर इन बैठकों के कई सारे सिनेरियो निकाले जा रहे। पर अगर आप जातिगत आंकड़ा अगर देखें ब्राह्मणों को, तो आप खुद जानते हैं विवेक जी की 15 जिलों में 100 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव ब्राह्मण डालते हैं और इसमें कम से कम 8 से 10% वोट जो फीसदी होता है वो काफ़ी असरदार होता है। तो यानी ब्राह्मणों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, उनको किसी चीज़ से वो महरूम भी नहीं किया जाता, क्योंकि ब्राह्मण बहुत इम्पैक्ट होते हैं। और ये आने वाले जो 2027 का चुनाव है या पंचायत चुनाव भी होंगे तो काफ़ी असर डाला जाएगा। पर कुल मिला आप ये कह रहे हैं कि ये 2027 के चुनाव के मद्देनजर ये गोलबंदी या खेमेबंदी हो रही है? बिल्कुल, जिस तरह से बात हुई रमेश मिश्रा से, उमेश द्विवेदी से, उन्होंने कहा कि 2027 में जिस तरह से फिर से सरकार को रिपीट कराना है, फिर से बीजेपी सरकार बनवानी है, तो उसमें किसकी क्या क्या जिम्मेदारी ब्राह्मण को रहेगी, ब्राह्मण की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ब्राह्मण के जो हाई प्रोफाइल लोग जो रिटायर्ड हो चुके वकील हैं, लॉयर हैं, उनको मेन लाइन में जोड़ा जाए, मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल में लाया जाए, जिससे कि ब्राह्मणों के जो राजनीतिक करियर उसमें उत्थान किया जाए। तो इन सबको लेकर एक बैठक हुई थी। दूसरी 2027 की रणनीति को लेकर बैठक हुई थी और कई सारे एजेंडे थे जिसकी चर्चा हुई थी। पर इन सब चर्चाओं के बीच जो सुगबुगाहट थी, जो विपक्ष ने जिसको तरह से निशाना साधा कि कहीं ना कहीं बीजेपी में ही खेमेबंदी में ही नाराजगी है। पर नहीं, तो क्या ये मौजूदा सरकार के लिए किसी टेंशन की बात है? तो क्या ये मौजूदा सरकार के लिए किसी टेंशन की बात है? बिल्कुल, देखिए अब कोई भी बैठक होती है उसका दूर तक उसके मतलब उसकी एक वो नज़र जाती है कि इशारा जाता है कि इस बैठक का क्या मतलब है। पर फिलहाल जो बैठक हुई है उनका सिर्फ साफ तौर पर कहना है कि एक ऐसे ही हम लोग बैठे थे क्योंकि ये सहभोज का कार्यक्रम किया गया था, लिट्टी बाटी चोखा खिलाया गया था। पर विपक्ष सीधे सीधे इसको निशाना साध रहा है कि बीजेपी में ही अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है, ब्राह्मण नाखुश है, असंतोष है। और उधर शिवपाल ने भी साफ तौर पर कहा कि अगर कोई नाराजगी होती है तो वो हमारे समाजवादी पार्टी में आके शामिल हो सकते हैं। तो फिर इसमें सत्ता पक्ष का भी कहना है कि इस पर पीडीए का सवाल कहां रह गया, अगर ब्राह्मण को अपने पास ले लेते हैं तो पीडीए कहां गया। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि पहली बात तो जो उनके नाराज ब्राह्मण हैं वो हमारे कनेक्ट में है और उसमें जो सहभोज हुआ था उसमें कई विपक्षी दल के भी ब्राह्मण हमारे साथ शामिल थे। जी, अभी तो चुनाव में वक्त, अभी तो बहुत शय और मात के दांव चलेंगे अनुज, अभी तो देखते रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या वाली बात है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इसमें आप इश्क की जगह राजनीति डाल दीजिए तो ये लाइन बिल्कुल सही बैठ जाएगी, इस पर तो नजर आएगी और बहुत कुछ होने वाला उत्तर प्रदेश में, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के सांबा में तैनात एक जेसीओ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। सांबा में तैनात जूनियर कमीशन ऑफिसर की ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें जेसीओ को ड्यूटी के दौरान गोली लगी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दरमियान उन्होंने दम तोड़ दिया। सेना ने इसे कर्तव्य पालन के दौरान हुई दुखद घटना बताया। हालांकि गोलीबारी की घटना को लेकर मामले की जांच की बात कही जा रही है। फिलहाल अब तक मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी आतंकवादी गतिविधि को खारिज किया गया है, लेकिन यह अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर एक जेसीओ की जान कैसे चली गई। ये
घटना कैसे हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में एक जेसीओ की जान कैसे गई, जम्मू के सांबा से खबर है जहां पर यह मामला सामने आया है। विकास अब्रोल जम्मू से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विकास, इस घटना के बारे में पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा के जो 157 टेरिटोरियल आर्मी कैंप है जो है बड़ी ब्राह्मणा में है, वहां की घटना है। देर शाम वहां पर जो बताया गया, अभी जो ऑफिशियल खबर है उसके मुताबिक दुर्घटनावश गोली चली जिसमें जेसीओ सूबेदार सुरजीत सिंह की घायल हो गए थे उस समय पर। उनको उसी समय सतवारी आर्मी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया जहां पे उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। और अभी इसको लेकर जो है पूरे पहलू क्लियर नहीं है। जांच चल रही है कि गोली किस तरह से चली, क्या वो उनकी राइफल साफ कर रहे थे या किस तरह से दुर्घटनावश गोली चली। इसके बारे में चीजें जो अभी साफ होनी बाकी हैं। लेकिन जो भी हमारी अधिकारियों से बात हुई है, जो आर्मी पीआरओ से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि ये एक हादसा हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई आतंकवादी एंगल नहीं है। ये गोली दुर्घटनावश चली है, लेकिन अभी जांच जो है पूरी तरह से खुली है। वहां पर जो जांच की जा रही है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये क्लियर है कि इसमें कोई आतंकवादी घटना नहीं है, किसी तरह का कोई आतंकवादी कोई एंगल नहीं लग रहा। ये दुर्घटनावश गोली चली है और ये वहां पे जहां कैंप में रह रहे थे वहीं पर गोली चली है। अमूमन कई बार देखा गया कि शाम के समय जब ड्यूटी से जितने भी आर्मी के जवान वापस आते हैं तो अपनी वो राइफल, अपनी गन्स जो है वो साफ करते हैं। हो सकता है कि लग रहा है कि शायद उस समय कुछ ऐसी घटना हुई, लेकिन अभी तक जो इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया आर्मी द्वारा। फिलहाल जब हमने बात को नहीं कहा, जांच का विषय, इस पर जांच चली, जब जांच कंप्लीट होगी तभी इस बारे में पूरा खुलासा किया जाएगा। जी विवेक। अच्छा, एक बात और विकास कि इस अधिकारी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो, परिवार वालों की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक मिल पाया हो? जी, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है, जेसीओ सुरजीत सिंह जो हैं, जो सूबेदार सुरजीत सिंह जो है, ये रियासी के रहने वाले हैं। रियासी जो कटरा के पास पड़ता है, रियासी जिला है, वहां के रहने वाले हैं। इस बारे में जब उनकी फैमिली को भी फोन किया, उनसे बात करने की कोशिश, फिलहाल वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी उनको भी यही बताया गया है कि दुर्घटनावश गोली चली है। दुर्घटना किस तरह से हुई, क्या कारण थे, इस बारे में अब तक खुलासा आर्मी ने नहीं किया है। लेकिन यही कयास लगाए जा रहे हैं। जितनी हमारी सूत्रों से बात हुई है, अक्सर जिस तरह से बता रहा था, कई बार शाम को या सुबह जब ये अपनी गन्स या राइफल साफ करते हैं, कई बार बीच में उनके जो गोली होती है बीच में पड़ी होती है, उनका कई बार ध्यान नहीं रहता, उस वजह से अक्सर ये हादसे कई बार होते हैं। कई बार देखा गया है कि बंदूक साफ करते कईयों के पैर में गोली लगी, किस तरह गोली लगी अभी तक ये भी क्लियर नहीं कि गोली कहां लगी है। लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि जब गोली लगी वो घायल थे, उनको अस्पताल ले जाया गया। इस मामले की जांच की जा रही है विकास? तोड़ दिया, लेकिन जी बिल्कुल भी मामले की जांच की जा रही है। जब तक आधिकारिक बयान कुछ नहीं आता आर्मी द्वारा, तब तक कहना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि आर्मी का ऑफिशियल बयान आने का इंतजार भी करना चाहिए कि ये हादसा कैसे हुआ है, ये घटना कैसे हुई है, और इसके पहले किसी भी तरह के कयास से भी हमें बचना चाहिए। विकास, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक खबर की, बहुत अच्छी खबर की, गुड न्यूज की। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। तस्वीरें आपके सामने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक बार फिर दुनिया में अपनी तकनीक ताकत का लोहा मनवाया है। इसरो ने इस साल के आखिर में अपने मिशन में अब तक का सबसे भारी कमर्शियल संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। LVM-3 यानी कि बाहुबली रॉकेट के जरिए अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के 6100 किलो वजनी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को महज 16 मिनट में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया। यह लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से सुबह 8:55 पर की गई। यह पूरी तरह से एक कमर्शियल मिशन है। ये LVM-3 रॉकेट की 6वीं उड़ान है और कमर्शियल मिशन के तौर पर तीसरी कामयाबी है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ ही इसरो ने ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की मजबूती एक बार फिर से साबित कर दी है। और यही नहीं, दुनिया भर के देशों के लिए भारत सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक फेवरेट और एक इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। पहले हमें यह कामयाबी मेडिकल फील्ड में मिली। दुनिया भर से लोग भारत इलाज करने के लिए आते हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए आते हैं। मेडिकल टूरिज्म बहुत फेमस है भारत का। और अब एक और बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, इसरो ने एक बार फिर से दुनिया में इतिहास रचा है। अमेरिका की एक सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक लाइव ट्रेजेक्टरी की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ लॉन्चिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं।
और ये बड़ी कामयाबी इसरो के लिए और पूरी दुनिया की नजर इसरो पर।